again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ बंदर बाट के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहला प्रश्न है लड़ाई झगड़ा। मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी आप यह निशान देखेंगे तो इसका मतलब है ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। अपनी कॉपी पर यह प्रश्न लिखिए और उनका उत्तर भी लिखिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? आज मैंने आपके लिए एक नई चीज शुरू करी है। अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर भी दिखाऊंगा, लेकिन हो सके तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी ही भाषा में लिखें, मुझे कॉपी ना करें। अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। दोनों उस पर अपना अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ती हैं। उनके झगड़े का हल बंदर ने पूरी रोटी को खाकर निकाला। इस प्रकार से यह था इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? आप किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हैं? हम अक्सर अपने दोस्तों और भाई बहन के साथ झगड़ते हैं। नेक्स्ट है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? झगड़ते समय हम एक दूसरे की चीजें छीनते हैं, जैसे खिलौने, खाने की चीजें आदि। जब हम झगड़ते हैं तब हम क्या क्या छीनते हैं? आप लिखिए। कभी कभी तो हम बाल भी खींचते हैं। जो चीजें आप करते हैं वो आप लिखिए। वैसे लड़ना अच्छी बात नहीं है, झगड़ना अच्छी बात नहीं है। आपने देखा पाठ में बिल्लियों ने झगड़ा किया और उनकी रोटी कौन ले गया? बंदर ले गया। इसीलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारी मम्मी करवाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप झगड़ते हैं तो कौन फैसला करवाती है? मम्मी फैसला करवाती हैं। अगर कोई और फैसला करवाता हो तो आप उसको लिखिए अपने शब्दों में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसकी हेडिंग है जूले। देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं, हेलो कहते हैं, हाय कहते हैं। उसी प्रकार जो लेह स्थान है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। वहाँ जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? जूले कहते हैं। अब हमारा मेन प्रश्न क्या है? तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? अब आप इन लोगों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारी सहेली या दोस्त, आप कहते हैं हाय हेलो। तुम्हारे शिक्षक, इनसे आप क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। तुम्हारी दादी या नानी, इनसे आप क्या कहते हैं? नमस्ते, चरण स्पर्श। आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। अपने से बड़े लोगों के आपको चरण छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम्हारे बड़े भाई बहन, इनसे आप क्या कहते हैं? नमस्ते, हाय। एक जगह मैंने छोड़ रखी है, यह आपको खुद से लिखनी है। आप अपने भाई बहन से क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। अब कक्षा में तो कई ढेर सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। वह किस तरीके से नमस्ते कहते हैं? उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, और कहीं कहीं तो राम राम भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई नए शब्द हैं तो आप उनको फटाफट लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है? एक प्रश्न ऊपर और बच गया। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया। इसका मतलब है हमें करना है तुम्हें क्या लगता है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? अब आप सोचिए, आपने पाठ तो पढ़ा है कि रोटी किसको मिलनी चाहिए थी अगर बंदर नहीं आता। मेरे हिसाब से अगर बंदर बीच में नहीं आता तो मेरी राय में काली बिल्ली को रोटी मिलनी चाहिए थी। क्यों काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? क्योंकि वही सबसे पहले लपकी थी और रोटी को ले लिया था। जैसे हम देखते हैं, सोचते तो बहुत से
लोग हैं, लेकिन करते तो कुछ ही लोग हैं ना, जो करते हैं वही सफल होते हैं। उसी प्रकार सफ़ेद बिल्ली ने रोटी तो देखी लेकिन वो डर रही थी, लेकिन काली बिल्ली ने बिना डरे हुए रोटी को लपक कर ले लिया। इसीलिए रोटी किसको मिलनी चाहिए थी? काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। अगर आपके हिसाब से सफ़ेद बिल्ली है तो सोचकर बताइए और लिखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? इस प्रश्न का उत्तर है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल उनको मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे, जिससे कि बिल्लियों को यह विश्वास हो जाए कि वह ठीक न्याय करेगा। बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल इसलिए पूछे क्योंकि वह उन्हें मूर्ख बनाना चाहता था, कि उनको विश्वास हो जाए कि वह ठीक तरीके से न्याय करेगा। यह था इस प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदरबाट। कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? कहानी का नाम बंदरबाट है क्योंकि इस कहानी में बंदर रोटी को बांटता है। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने शीर्षक की जगह नाम यूज किया है। शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। मैं आपको साथ ही साथ शब्दार्थ भी बताते चल रहा हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो शीर्षक ही लिख सकते हैं। कहानी का शीर्षक बंदरबाट है क्योंकि इस कहानी में बंदर रोटी को बांटता है। अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? मैं नाटक को बिल्लियों की बेवकूफ़ी नाम देना चाहूंगी। अगला प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। मैंने इसे क्या शीर्षक दिया? मैंने इसे शीर्षक दिया बिल्लियों की बेवकूफ़ी। अब इसका कारण भी पूछ रहा है तो इसका कारण आपको लिखना है। इस शीर्षक को सोचने का कारण यह है कि अगर बिल्लियों ने अपनी बेवकूफ़ी छोड़कर दिमाग लगाकर सही से बंटवारा कर लिया होता तो उनकी रोटी बंदर नहीं ले पाता। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है? बिल्लियों की बेवकूफ़ी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर खरीदा जाता है? यहाँ पर कुछ वस्तुएं बनी हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब आपको सोचना है, जो आपने देखा होगा अपने जीवन में, कि कौन कौन सी चीज़ें तराजू से तौली जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से तौली जाती हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा है। जैसे पहली है जिस पर लिखा हुआ है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। ये तो मापा जाता है। अलग अलग तरीके के वेसल्स होते हैं, कुछ 500 ml के होते हैं, कुछ 1 लीटर के होते हैं। ये तो तराजू से नहीं मापा जाता है। अगला है कद्दू, पम्पकिन। इसे तो आपने देखा होगा, सब्जी वाले ऐसे बेचते हैं इसको काट कर, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। अगला है मिटानी। मिटानी का मतलब होता है इरेजर, रबड़, जो हम लोग यूज़ करते हैं मिटाने के लिए। इसे तो तौला ही नहीं जाता है तराजू से। अगला है तरबूज। तरबूज को तो हम तराजू से ही तौल कर खरीदते हैं। इसको भी आप सर्कल कर दीजिए। कपड़े, कपड़े तो तौले नहीं जाते हैं, इनको मापा जाता है इंची टेप से। अगला है केला। केला तो दर्जन में मिलते हैं, इनको तौला नहीं जाता है। लेकिन एक बात है, जो बच्चे दक्षिण भारत से हैं वहाँ पर केले तौल कर भी मिलते हैं तराजू में। इसीलिए वो बच्चे इसको भी सर्कल कर सकते हैं। आपने जो चीज़ें देखी हैं उस प्रकार से आप उन्हें सर्कल कीजिए। कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें तौली भी जाती हैं। अभी मैंने एक सामान्य तौर पर आपको उत्तर दिया है। चावल, चावल तराजू से तौले जाते हैं। नारियल, ये भी तराजू से तौले जाते हैं। और फूल तो पीस के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार कीजिए। जो जो चीज़ें आपने देखी हैं कि वो तराजू से तौली जा रही हैं, तो उनको आप फटाफट सर्कल कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाँट। बाँट किस धातु या चीज़ का बना होता है? आपने बाँट देखे होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक बाँट की पिक्चर आपको दिखाई है। ये बाँट है। इस तरीके के बाँट आपने दुकान पर देखे होंगे। जो ये ब्लैक कलर वाला बाँट होता है, यह होता है लोहा का। यह लोहे से बनी होते हैं। ठीक है, ये लोहे से बने होते हैं। और जो ये पीले कलर के हैं, ये बने होते हैं पीतल से।
आजकल तो अलग अलग तरीके के तराजू आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं, तो बांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को तौलने के लिए अभी भी बांट का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में आजकल बांट लोहे और पीतल के अलावा और कई धातुओं के बन रहे हैं। जो आप देखें उन धातुओं को आप यहाँ पर लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे। बांट तौली जाने वाली चीज़ का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए इन लोगों के पास कि किस किस तरीके के बांट होते हैं। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ बांट बनाए हैं। अब आपके लिए क्या काम है, आप इन बांटों को ऑब्जर्व करिए और फटाफट आंसर लिख डालिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सिर्फ एक की बताऊंगा। जैसे ये जो बड़ा वाला बांट है ये है 10 किलोग्राम का। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करिए और फटाफट भर डालिए। या तो आप देखिए फल वाले पास, सब्जी वाले पास, आपको कई तरीके के बांट देखने को मिल जाएंगे। आप फटाफट उनको यहाँ पर लिख डालिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वह क्या खुशबू है। इसमें क्या है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अब आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पकने की महक आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमें गाजर के हलवे, सब्जी, जलेबी आदि के पकने की महक अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध। ठीक है, अब आपको खाने से तो स्मेल आती ही है, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत और भी चीज़ें हैं जो खाने के अलावा हैं, उनसे भी स्मेल आती है। जैसे साबुन की सुगंध हो गई, जूते की पॉलिश की गंध हो गई। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ वस्तुओं की गंधों के बारे में लिखना है। जैसे पाउडर की गंध, फूल की गंध, सैनिटाइज़र की गंध। आजकल आप लोग सैनिटाइज़र बहुत यूज कर रहे हैं। सैनिटाइज़र में भी एक अलग तरीके की स्मेल होती है। और बाकी बची हुई आपको खुद से लिखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आगे पीछे। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिख कर देना है। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इस तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। अब आपको वाक्यों को देखना है और उनके शब्दों को आगे पीछे कर कर वाक्य को चेंज करना है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है। अब बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। पहला वाक्य है, उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी उसी खोज में निकली। इस प्रकार से आपको वाक्यों को लिखना है। रखी मेज पर है वो रोटी मेज पर रखी है। और कौन कौन से वाक्य हैं, डरती थी उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी। अगला है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। उसका है रोटी पर हक जो पहले देखे। आपने देखा था नाटक में कि इन वाक्यों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया था अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और आपको क्या करना है, इन वाक्यों को और सिंपल तरीके से प्रस्तुत करना है। यह इसके पीछे की बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे डरती थी उस तक जाने में। आप इसको सिंपल कर दीजिए, उस तक जाने में डरती थी। है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग है, एक और बंटवारा। अब इसमें क्या है, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी, इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा। अब मैंने अपने हिसाब से कहानी बनाई है, आप भी अपने हिसाब से यह कहानी बनाइए। देखते हैं क्या कहानी है। बंदर ने कहा, चलो मैं रोटी की तरह इसका भी बंटवारा कर देता हूँ। लेकिन बिल्लियां अब बंदर की चालाकी जान गई थीं, इसलिए काली बिल्ली बोली, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम अपने आप इसे आपस में बांट लेंगे। सफ़ेद बिल्ली बोली, हम पिछली बार की तरह तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। बंदर वहां से मुंह लटकाकर चला गया। दोनों बिल्लियों ने समझदारी दिखाई और अपने तरबूज को बंदर की चालाकी से बचा लिया। इस तरीके के प्रश्न किस में आते हैं, एग्जाम में क्रिएटिव राइटिंग में आते हैं। आप भी इस कहानी को अपने अनुसार पूरा करिए।
ठीक है कि बहुत अच्छे से इस कहानी को बनाइए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले आने वाले प्रश्न अब एक्टिविटी के तौर पे आपको करने हैं। आपको इनका प्रश्न लिख कर नहीं देना है, ना ही बोल कर देना है, अब आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें कई ढेर सारी बिल्लियां बनी हुई हैं। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है। यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है, यह है कट्टू बिल्ली। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कट्टू बिल्ली कौन सी है। अब यह प्रश्न आपके लिए है, अपनी बुक ओपन करिए और फटाफट कट्टू बिल्ली को इस तस्वीर से खोज निकालिए। यह प्रश्न आप फटाफट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कट्टू बिल्ली मिली कि नहीं मिली। अब बढ़ते हैं आगे की एक्टिविटी पर। मुखौटे। आपने देखा होगा कि कई अलग अलग तरीके के मुखौटे आ रहे हैं। यहाँ पर एक मुखौटा बना हुआ है, बिल्ली का मुखौटा बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, बच्चों से ऐसा ही मुखौटा बनाने के लिए कहें। इसी प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहचान कर उनसे अभिनय करवाएं। अब आप इस तरीके का मुखौटा बनाइए अपने आप तो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आप बहुत ढेर सारे जानवरों के मुखौटे बना सकते हैं। यह आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको करना है। यह था आपका बंदर बाट का अभ्यास। कैसा लगा आपको यह अभ्यास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी भी किसी प्रश्न में डाउट है तो उसे आप शेयर करिए, पूछिए अपने टीचर से, वरना आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।